फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंटिंग बेसिक चिल चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लेक्चर नंबर 3, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस, पार्ट 2। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं दो असेसमेंट ईयर कवर करने वाला हूँ, असेसमेंट 2021 एंड असेसमेंट 21-22। फ्रेंड्स, लेक्चर पूरा अंत तक सुने, उसका आपको वही फ़ायदा है क्योंकि आपको उसका जो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है ना कि ये प्रोविज़न क्यों लाया, इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, वो पूरा समझ में आएगा। लेकिन आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तो ही अच्छा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन और सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो शुरुआत करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न क्यों लाया? क्योंकि गवर्नमेंट को ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उनको सेपरेटली टैक्सेबल करना है एक अदर हेड्स में, और उन्होंने वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हेड का एक्सपेंसेस डिडक्शन अलाउड किया है। मतलब 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, म्यूनसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, बहुत सेलेक्टेड ही डिडक्शन दिया है। ओके, और इसमें ना बहुत सारे लैंडलॉर्ड है ना, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं कि रेंट ही कम दिखाने का और गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का। एज पर एग्रीमेंट चेक का अमाउंट का रेंट एग्रीमेंट अलग और कैश फॉर्म में रेंट अलग। तो वो जो कैश फॉर्म का जो रेंट है ना, वो टैक्सेबल होता ही नहीं था और गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो जाता। तो गवर्नमेंट ने एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है ना, उसका डेफिनेशन भी उन्होंने अमेंड किया। तो चलो देखते हैं। पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो उसमें क्या लिखा है? द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज ऑफ बिल्डिंग लैंड अपर टू देयर टू विच इज एसेट टू द ओनर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब बिल्डिंग है, लैंड है, विच इज एसेट द ओनर ऑफ, इज चार्जेबल इन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, मतलब बिल्डिंग के जो फ्लैट्स है उसने भाड़े पे दिए, लैंड उसने किसी को भाड़े पे दिया, तो इट विल बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड, लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो इट विल बी टैक्सेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और प्रॉफिट्स ऑन गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, ये थोड़ा अलग प्रोविजन है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ऊपर के स्टेटमेंट पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी लैंड दिखा रहा है। ओके, तो तो इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट वैकेंट लैंड, तो टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और अगर एसएससी का बिजनेस ही होगा, मतलब कि लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन रेंट, तो इट विल बी टैक्सेबल इन बिजनेस इनकम। ये ध्यान रखो, ये ज़रा अलग है कि उसका बिजनेस ही है कि भाई भाड़े पे प्रॉपर्टी सब देना है, तो उसको सब बिजनेस एक्सपेंसेस अलाउड होंगे। प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, ये किसको एप्लीकेबल फ्रेंड्स? ये बिल्डर लोग को एप्लीकेबल, डेवलपर को। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हैं कि प्राइस मार्केट में अप हो अप हो अप हो, और बहुत गेन लेते हैं और बहुत इनडायरेक्ट फॉर्म में कंसिडरेशन लेते हैं, जिसपे गवर्नमेंट को कोई टैक्स आता नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये भी एक प्रोविज़न लाया कि इट विल बी चार्जेबल इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उसके लिए आगे एक प्रोविज़न है, वो आपको मैं सिखाऊंगा क्या है। अभी एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने क्यों लाया? क्योंकि रेंट अमाउंट जो लैंडलॉर्ड कम दिखाते हैं ना, इस प्रोविजन से वो कम नहीं दिखा सकते, उनको उतना रेंट दिखाना ही चाहिए। ओके, उनको इतना रेंट दिखाना ही चाहिए, तो वो उतना रेंट इनकम टैक्सेबल होगा। तो पहला उन्होंने कंडीशन दिया, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू। अभी फेयर रेंट मतलब क्या? उस एरिया में इस प्रॉपर्टी का जितना वो कारपेट एरिया है, उधर कितना रेंट मिलता है और गवर्नमेंट म्यूनसिपल वैल्यू में कितना रेंट आ सकता है, ये दोनों का कंपेयर होता है, और ये दोनों में से हायर होगा वो एनुअल वैल्यू होगा। ये पहले इसमें लिखा है। हाँ, दूसरे में क्या लिखा है? लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट वर्सेस अबव हायर रेंट। मतलब पहले वाले में जो आंसर आएगा वो दूसरे में कंपेयर होगा। तो दूसरे में कंपेयर कैसे होगा? स्टैंडर्ड रेंट वर्सेस अबव हायर रेंट। अभी स्टैंडर्ड रेंट मतलब कौन सा? एज पर रेंट रेगुलेशन एक्ट का जो स्टैंडर्ड रेंट है ना, वो। ओके, और तीसरा उन्होंने क्या बोला है? जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ है, जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ है, अगर वो ज़्यादा है सेकेंड कैलकुलेशन के ऊपर, देन वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा। और ये जो है, ये स्पेशली लैंडलॉर्ड का जो कम रेंट दिखाते हैं, अगर एक्चुअल रेंट अबव रेंट
अबव रेंट मतलब वो ज़्यादा रहेगा तो वो अबव रेंट कंसिडर होगा, लेकिन उसमें वैकेंसी अलाउंस निकाला जाएगा। अबव रेंट मतलब ये ऊपर जो 1 2 3 है ना, सॉरी 1 और 2 बेस पे जो कैलकुलेशन होता है वो। क्लियर? तो इस बेस पे एनुअल वैल्यू निकाला है। नेक्स्ट, को ओनर। अभी को ओनर क्या रहता है, तो उनका भी इनकम जो आएगा भाड़े पे का प्रॉपर्टी, उनका जो शेयर है उतना अमाउंट टैक्सेबल उनके इनकम टैक्स से रिटर्न में होगा। एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब इसमें अभी उन्होंने कितना दिया है कि वन मैक्सिमम 2 दिया है। पहला 2-3 साल पहले वो एक ही था, अभी उन्होंने चेंज किया प्रोग्राम। एंड एसएससी कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि 2 प्रॉपर्टी का वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा, वो उसको एनुअल वैल्यू वो नील दिखाएगा। तीसरा ये देखो, उसके बाद क्या, एनुअल वैल्यू ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब एसएससी इफ मोर देन 2 प्रॉपर्टीज आर सोल्ड ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड, मतलब एक एसएससी के पास 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है, तो 2 ही प्रॉपर्टी का वो सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकता है और एक प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया, एक्चुअल में पैसा आपको रेंट मिला या नहीं जरूरत है, भाड़े पे दिया एजम्पशन किया जाता है और वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। ओके, क्लियर? इससे इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट क्या है कि उनको आपने प्रॉपर्टी लेट आउट किया या नहीं किया, भाड़े पे दिया नहीं दिया, वह हम उसका एज पर एनुअल वैल्यू से रेंट निकालेंगे और टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट है एनुअल वैल्यू वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब ये उन्होंने तो कैसा दिया है, where property consists of any buildings or land appertant thereto is held as stock in trade, the whole or any part। अभी ये इसका प्रोविजन एक एग्जांपल पहले दिखा था। अगर 31 अगस्त को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है किधर से, लोकल अथॉरिटी से और बीएमसी से, क्या, बिल्डिंग का, भाई बिल्डिंग कंप्लीट हुए, तो अगर उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2021, तो 2 साल तक वो उसका एनुअल रेंट और एनुअल वैल्यू कंसिडर नील हो गए। तो अपन एक बार प्रोविजन पढ़ते तो आपको एग्जांपल पे अंडरस्टैंड होगा। वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टन देयरटू इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड द होल वैल्यू, the whole or any part of the property is not let out during the whole or any part of the previous year, the annual value of such property or part of the property for the period up to 2 years from the end of the financial in which the certificate of completion कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी शैल बी टेकन एज लीज। मतलब ये देखो दोस्तों, प्रैक्टिकल पॉइंट है, देखो बिल्डर आज के तारीख में बहुत लॉस में है, तो गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है कि भाई एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ तो इमीडिएटली टैक्सेबल उनको नहीं करना है इन द हैंड्स ऑफ द बिल्डर, बिकॉज ऑफ द, अगर आप प्रेजेंट जो प्रैक्टिस देखेंगे कि रिटेल सेक्टर बहुत प्रॉब्लमेटिक में है। ओके, तो इमीडिएटली अगर ये टैक्सेबल करते हैं प्रॉपर्टी जो स्टॉक इन ट्रेड में, तो उनको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2 साल का उनको एक एग्जाम्पशन दे दिया कि 2 साल तक अगर आपने नहीं बेचा और 2 साल के तक आपके पास रह गई, तो वो पूरा 2 साल के बाद उसका हम डीम टू बी लेट आउट करेंगे और रेंट अमाउंट कंसिडर करके टैक्सेबल करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल 31 अगस्त को आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला, कहाँ से, बीएमसी से या लोकल अथॉरिटी से, तो 31 मार्च 2021 के बाद 2 साल मतलब 2022 एंड 2023 तक, मतलब 31 मार्च 2023 तक आपको डीम टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद आपको डीम टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और आपको रेंट उतना दिखाना पड़ा। अभी डिडक्शन क्या क्या अलाउड है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आपको अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसमें ना 4 प्रोविजन है अलग अलग, अभी देखते हैं क्या क्या है। अभी इंटरेस्ट किसके लिए पे करते हैं, पेबल ऑन लोन्स बोरोड फॉर द पर्पस एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिन्यूअल कैन बी क्लेम एज ए डिडक्शन। ओके, बिजनेस के लिए नहीं, प्रॉपर्टी के रिलेटेड होना चाहिए। ओके, रिलेशन होना चाहिए। ओके, अभी प्री कंस्ट्रक्शन मतलब जिस प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका कंस्ट्रक्शन पोजीशन नहीं लिया है, तो उस इंटरेस्ट को डिडक्शन मिलता नहीं है। ओके, प्रॉपर्टी इन एसएससी के हाथ में होनी चाहिए, मतलब पोजीशन होना चाहिए, उसके बाद ही वो एवरी ईयर नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ तो उसमें क्या प्रोविजन है, देखो, इंटरेस्ट फॉर द
period prior to the previous year in which the property is acquired, construction completed. Pre-construction is allowable as a deduction in 5 equal installment from the previous year of completion of the construction or acquisition. मतलब जिस साल आपने पोजीशन लिया या जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और आपने पोजीशन लिया उस ईयर से आपको आगे से 5 साल के लिए उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा. ओके. नेक्स्ट है लोन टेकन बिफोर 149. ये बहुत ओल्ड प्रोविजन है. अभी प्रेजेंट सिनेरियो में उसका कोई मायना नहीं है, लेकिन अभी प्रीड रीड करते हैं. इन द केस ऑफ लोन फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन टेकन प्रायर टू 1490 और लोन टेकन फॉर रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एग्रीगेट इंटरेस्ट पेड और पेएबल फॉर 1 और 2 सेल प्रॉपर्टी मैक्सिमम 30% इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट. मतलब 30,000 तक मैक्सिमम आपको मिलेगा डिडक्शन. इनमें कौन सा? लोन टेकन बिफोर 1419. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो अलग है. अगर आपने लोन 1499 के बाद लिया होगा तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा वो उन्होंने दिया है. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आफ्टर 149 whereas such construction completed within 5 years from the end of the financial year in which capital is borrowed, aggregate of interest paid payable for 1 or 2 house property, मतलब 2 हाउस प्रॉपर्टी तक उन्होंने अलाउड किया है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख इंक्लूडिंग अपॉर्चुन प्री कंस्ट्रक्शन. सेम एप्लीकेबल टू को ओनर ऑल्सो. मतलब जितने भी को ओनर है उनको भी वो 2 लाख का डिडक्शन सेपरेटली मिलेगा. टोटल मैक्सिमम कितना दिया है? टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर डी एंड ई कैनॉट बी एक्सेड 2 लाख. मतलब डी एंड ई मतलब ये डी और ई दोनों का मैक्सिमम उन्होंने लिमिट लगाया. ओके. इनएडमिसिबल डिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा कि अगर आपने इंटरेस्ट किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन को पे किया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस और उसका कोई एजेंट नहीं इंडिया में, तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. कि इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड इफ टैक्स इज नॉट डिडक्टेड और नो एजेंट इन इंडिया. ओके. असेसमेंट 21-22 में क्या अमेंडमेंट है दिखाता हूँ. कि उन्होंने अभी जो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर दिया ना, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, उसमें वो 2 लाख का डिडक्शन निकाल दिया. इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा. तो मेरा पर्सनल सजेशन, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाइए तो ये आपको वो प्रोविजन बहुत अच्छा होगा. इफ एसएससी सेलेक्ट ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर देन अबाउट डिडक्शन इज अलाउड. ओके. अभी लास्ट वन है लेट आउट प्रॉपर्टी. मतलब आपने आपका आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है और सब आपने भाड़े पे दिए है. ओके. whole of the amount of the interest on borrowed capital payable during the previous year and in apportionate pre-construction without any ceiling limit. इनको कोई 2 लाख का लिमिट नहीं है. ओके. सीलिंग लिमिट भी नहीं है. ओके. पूरा उनका डिडक्शन अलाउड होगा क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी है उनका. सब प्रॉपर्टी लेट आउट है. एसओपी भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उनको सब डिडक्शन मिलेगा. और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है उनके लिए एप्लीकेबल, वो सीधा डिडक्शन में जाएगा. अलग है प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी स्पेशली सैलरीड होल्डर के लिए है, बिजनेसमैन के लिए. लेकिन जिसका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उनके लिए ये अलग से प्रोविजन. अनरियलाइज रेंट. और देखो दोस्तों, बहुत सारे डिबेट्स भी है कि मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस. तो बहुत सारे केस लॉज है उसके इधर कि मेरा इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल है. तो मेजोरिटी केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हुआ है. ओके. अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड. मतलब अभी जो अनरियलाइज रेंट है और एरियर्स ऑफ रेंट अगर मिला तो ये टैक्सेबल होगा और डिडक्शन 30% मिला. अब इसमें भी एसएससी ने बहुत बड़ा दिमाग, अरे बोला मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दिया तो अमाउंट अभी क्यों टैक्सेबल होगा. तो नहीं, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, वो अमाउंट टैक्सेबल होगा इवन इफ नो ओनर. टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट और रियलाइज इवन इफ नो ओनर एंड डिडक्शन 30% रेंट रिसीट वो आपको मिल जाएगा. अभी डीम्ड ओनरशिप, ये गवर्नमेंट ने इंटेंशन डाला क्योंकि बहुत सारे ओनर बोलते थे, देखो उनके पास प्रॉपर्टी था, आपका राइट्स, ओनर नहीं थे लेकिन ऑन पेपर, लेकिन उनके पास राइट्स था, राइट टू यूज. ओके. तो लेकिन बोलते हम ओनर ही नहीं, तो हम डीम टू बी लेट आउट क्यों दिखाए, क्यों रेंट टैक्सेबल कर दे. अरे हम ओनर ही नहीं है. ओके. एज पर पेपर ओनर नहीं, तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन ही चेंज किया. देखो क्या लिखा, द फॉलोइंग पर्सन दो नॉट अ लीगल ओनर ओके आर डीम्ड टू बी ओनर. मतलब कैसे ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द स्पाउस
और टू माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। ओके, तो एक्सेप्शन है कि मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया किस पे, स्पाउस में। ओके, मतलब विदाउट कंसिडरेशन ही ट्रांसफर किया गया। ओके, तो deemed to be transfer of the property where the property is transferred to the spouse minor without adequate consideration, holder of an impartible estate, member of cooperative society, person in possession of the property, person have a right in a property for a period not less than 12 years, मतलब लीज प्रॉपर्टी रहते ना उनके लिए। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन निकाल दिया कि भाई आप उसके ओनर हो। ओके, तो ये हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये एक रेसिडरी हेड है, मतलब अगर इनकम फ्रॉम सैलरी में इनकम नहीं टैक्सेबल हुआ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं टैक्सेबल हुआ, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में भी नहीं टैक्सेबल हुआ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं टैक्सेबल हुआ, तो ये पांचवा जो हेड है उसमें टैक्सेबल होगा। ओके, अभी पांचवा हेड में क्या क्या है, where any income, profits or gains including in the total income of an asset cannot be included under any of the other, it will be charged under the head. ओके, अभी क्या क्या टैक्सेबल होगा, पहला है डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगा। अभी डिविडेंड में अमेंडमेंट आया, वो मैं आपको अलग से दिखाऊँ। कैजुअल इनकम, अभी कैजुअल इनकम क्या आता है, मीनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, क्रॉस वर्ड पजल्स है, रेस है, इंक्लूडिंग हॉर्स, कार्ड गेम्स, अदर। यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंटेंशन है इंक्लूडिंग डाला है, मीन्स नहीं डालते, MEANS मीन्स नहीं, इंक्लूडिंग, मतलब डेफिनेशन बहुत बड़ा है। ओके, गैमलिंग, बेटिंग, टैक्स रेट कितना 30%, सरचार्ज है और एजुकेशन जो भी है, विथ नो एक्सपेंडिचर डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 है मतलब ATC का जो डिडक्शन है अभी कुछ नहीं मिलेगा उधर। नो लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट सच इनकम एंड एग्जॉस्टेड और नॉन एग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन कैनॉट बी एग्जॉस्टेड अगेंस्ट सच इनकम, मतलब बेसिक एग्जाम्पशन में भी नहीं मिलेगा, मतलब 100 रुपये आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी से मिला, 30% स्टेट में आपको गवर्नमेंट को पे करना है और 70 रुपीज़ आपका वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये स्पेशल रेट बोलते सीधा। मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन। ओके, देखो इन्होंने अभी ये गवर्नमेंट ने इंटेंशनल ये प्रोविजन डाला क्योंकि ना बहुत सारे ये इसमें ट्रांजेक्शन करते थे लोग और टैक्स बचाते थे। ओके, कि मैंने सामने वालों को पैसा देते थे, बोलते थे उसके लिए मैंने कुछ एग्रीमेंट नहीं, मैंने ऐसे उसको पैसा दिया, तो अभी क्यों दिया पैसा, उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि वो तो कैपिटल रिसिप्ट बोल देते थे सीधा कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, कि इसमें किसी कोई इंटेंशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, लोन गिवन टेकन वो भी क्या किधर लिखा नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वो प्रोविजन अमेंड किया, सीधा लिखा अगर किसी पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन अगर पैसा मिलता है 50,000 के ऊपर और फेयर वैल्यू ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर उसकी भी वैल्यू 50,000 के ऊपर गई तो पूरा अमाउंट वो जिसको मिला उसको टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, अभी उसके बाद है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब एग्रीमेंट है लेकिन कंसिडरेशन फुल 100% नहीं है, मतलब 100 रुपये की वैल्यू है उसको 70 रुपीज़ में सेल वर्क कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का तो लॉस हुआ 30 रुपीज़ में जो टैक्स था वो। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ने भी गवर्नमेंट ने वो प्रोविजन कर दिया चेंज। मूवेबल प्रॉपर्टी, द difference between the aggregate fair market value and the consideration if such difference exceed 50,000, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, देखो अगर फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपया है एंड कंसिडरेशन 70 है, ओके 70,000 है। ओके, एग्जाम्पल वापस से बढ़ा, फेयर मार्केट 1 लाख है और कंसिडरेशन है 70,000। ओके, तो डिफरेंस एक्सिड 50,000 के ऊपर नहीं हुआ तो नहीं टैक्सेबल हुआ, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख है 1,50,000 और आपका कंसिडरेशन 70,000 है, तो डिफरेंस बढ़ गया कितना, कितना बढ़ गया 80,000, तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे, डिफरेंस जो अमाउंट है टैक्सेबल डिफरेंस। ओके, इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, वो अमाउंट डिफरेंस टैक्सेबल कर देंगे बिकॉज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। नेक्स्ट है रिसिप्ट नॉट टैक्सेबल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसमें ना बहुत सारे टैक्स सेव करते हैं इसमें कि भाई मैरिज में आप दे दो ये पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, अगर आपने दूसरे मतलब विदाउट कंसिडरेशन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देगा तो अननेसेसरी इनकम टैक्स का झंझट आ जाएगा, तो आप आइदर विल
या मैरिज और इसमें दे दो तो वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। अभी कैसे देखो, any sum money received value of property received from any relative or in the occasion of marriage or of the individual under a will by of inheritance or in consumption or death of the donor as the case में भी इतने सारे अगर आपको रिसिप्ट यहाँ से मिले, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एनी ट्रस्ट फ्रॉम बाय रजिस्टर्ड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन बाय फंड, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशन, एनी हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन and ABM by of transaction not regard transfer under specified clauses of section 47 of from an individual by trust created or established solely for the benefit of the relative of the individual from such class of person and subject to such as the case may be. Okay, ये टैक्स रिसिप्ट नॉट टैक्सेबल है। अभी कौन से रिसिप्ट टैक्सेबल है? शेयर इशूड एट ए प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर टू रेसिडेंट, मतलब अगर उसकी कंपनी की शेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 17 रुपये है और आपने 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो डिफरेंस गवर्नमेंट टैक्सेबल कर देगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन एंड एनहांस कॉम्पेंसेशन, ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहांस वो भी टैक्सेबल होगा। एडवांस और एनी सम रिसीव्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, फ्रेंड्स इससे बहुत सारे टैक्स सेविंग करते थे, एग्रीमेंट करते थे, एडवांस अमाउंट देते थे और एग्रीमेंट होता नहीं था और डील कैंसिल कर देते थे। तो पहला क्या प्रोविजन होता था, ये कैपिटल रिसीट है तो टैक्स नहीं भरना पड़ता था। गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि भाई यार ऐसे लोग भी करते हैं, टैक्स सेविंग बहुत एक रहे, तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन ही चेंज किया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एडवांस और एनी सम रिसीव्ड फॉर कैंसिलेशन और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट डील इट विल बी टैक्सेबल, सीधा। ओके, compensation for termination of employment or modification of the terms and condition relating to appointment, ये भी उन्होंने अमेंड किया कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया और उसके कोई टर्मिनेशन हो या कोई मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन हो, तो इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। अभी डिडक्शन क्या क्या एलिजिबल है? पहला है डिविडेंड। डिविडेंड में क्या मतलब, अगर आपने कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से लोन लिया होगा, तो कमीशन और रेम्यूनेशन टू बैंकर टू अनदर पर्सन, वो आपको डिडक्शन मिलेगा। इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ फ्रॉम एम्प्लॉयज एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी PF एंड सुपरएनुअल। फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर क्या करता था, एम्प्लॉय से कॉन्ट्रीब्यूशन लेता था, किसका? PF का, और गवर्नमेंट को डिपॉजिट ही नहीं करता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो अमाउंट टैक्सेबल किया इन द हैंड्स ऑफ SSC। बट अगर लेकिन वो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है उसने अगर टाइम पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया, मतलब 15 तारीख पे है ना कि सपोज अप्रैल मंथ का PF है, 15 मई तक पे करना चाहिए, मतलब ओके, तो वो अगर पे टाइम पे किया तो वो डिडक्शन मिल जाएगा। नहीं तो अगर नहीं डिपॉजिट करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब विथ और विदाउट बिल्डिंग, आपका रेगुलर बिजनेस ने एक आपके पास कोई मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी आपने भाड़े पे दिया, तो उसके जो रिपेयर्स है वो रिपेयर एक्सपेंसेस अलाउड कर, डिप्रिसिएशन ऑन वो भी मिल जाता है। फैमिली पेंशन, अभी फैमिली पेंशन मतलब क्या, जो ओरिजिनल पेंशन होल्डर है उसकी डेथ हुई है और उसकी वाइफ को पेंशन मिला है, या वाइसा वर्षा भी दीजिए, वाइफ ओरिजिनल पेंशन होल्डर है और हस्बैंड को पेंशन मिल रही है, फैमिली पेंशन, तो उस पर डिडक्शन कितना है, सम इक्वल टू 33 1/3 है और 50 विच और इतने। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन, एनहांस कॉम्पेंसेशन, तो 50% ऑफ सच इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने अलाउड किया। डिडक्शन नॉट अलाउड, कौन सा डिडक्शन नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट और सैलरी पेड विदाउट डिडक्टिंग TDS, आपने इंटरेस्ट और सैलरी पेड किया विदाउट डिडक्टिंग TDS, ओके, तो अलाउड नहीं होगा। अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर पेड टू रिलेटेड पर्सन, मतलब एक्सपेंडिचर अनरीजनेबल है, मतलब 15,000 देना था, आपने 19,000 दिया, तो 4,000 एक्स्ट्रा दिया, तो 4,000 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। पेड कैश एक्सपेंडिचर अबाउट ₹10,000 अदरवाइज देन चेक, तो डिडक्शन पूरा ही नहीं मिलेगा, आपने 15,000 पूरा कैश में पे किया ना, एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा डिडक्शन। एनी और क्या है, गैम्बलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गैम्बलिंग विनिंग बेटिंग, उसका कुछ नहीं मिलेगा। 30 एक्सपेंडिचर विच इज पेबल टू रेसिडेंट पर्सन ऑन विच TDS नॉट डिडक्टेड पेड और डिपॉजिट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, मतलब जहाँ पे TDS एप्लीकेबल था और आपने डिपॉजिट नहीं किया या डिडक्ट भी नहीं किया और डिपॉजिट भी नहीं किया,
तो 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड करेंगे, 70 अलाउड करेंगे। ओके अभी इंपॉर्टेंट प्रोविजन अमेंडमेंट असेसमेंट 21-22 में क्या हुआ है। रिमोट डिडक्शन फ्रॉम न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, डिडक्शन ऑफ 1/3 फैमिली पेंशन गवर्नमेंट ने निकाल दिया। उसके बाद इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। अभी ये नया अमेंडेड प्रोविजन क्या कि सिंपल एक लाइन में सेंटेंस क्या, डिविडेंड एंड इनकम फ्रॉम यूनिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। वापस बोलता हूँ, जो भी डिविडेंड है और जो भी इनकम फ्रॉम यूनिट्स है वो अभी एसएससी के हाथ में टैक्सेबल कर दिया। और अगर वो डिविडेंड और इनकम फ्रॉम यूनिट 5,000 के ऊपर है तो टीडीएस एप्लीकेबल है। वो कितना 10% है और 7.5% फ्रॉम 14 में। ओके वो प्रोविजन उन्होंने कर दिया, यही है वो प्रोविजन। तो दोनों में ये सिंपल है, इतना रीड करना ही था, वो स्पेसिफिक। हाँ इसमें और एक है, ये उन्होंने अमेंड कर दिया क्या, also the interest expenditure will now allowed as a deduction from the dividend income subject to cap of 20%। पहला क्या करते थे 30-40% डिडक्शन क्लेम करते थे, किससे, डिविडेंड इनकम से, कि भाई मैंने ये पे किया है। हाँ तो गवर्नमेंट में वहाँ पे कैप लगा दिया कि अगर आपका डिविडेंड टैक्सेबल हो गया, ओके, और आपने इन्वेस्ट करने के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए किधर से लोन लिया है, तो मैक्सिमम 20% तक का ही डिडक्शन मिला है। मतलब 80% गवर्नमेंट ने अमाउंट टैक्सेबल ही कर दिया सीधा, क्योंकि बहुत सारे नहीं तो क्या और एक लूपहोल मिलता था इनकम टैक्स में, चलो अभी डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल, चलो दिखा दे एक्सपेंडिचर ज़्यादा, कम डिविडेंड टैक्सेबल, तो वो भी गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, अरे यार ऐसा करेंगे तो ऐसे से ऐसा करेगा। ओके तो उन्होंने कैप ही लगा दिया। हाँ वेर एनी पर्सन रिसीव्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी यहाँ पे बहुत सारे डिबेट होते थे कि पूरा अमाउंट टैक्सेबल करते थे, भाई डिफरेंस का कोई तो ये होना चाहिए। ओके विदाउट कंसिडरेशन, देखो विदाउट कंसिडरेशन मतलब कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी इंक्लूड इन द टोटल इनकम इफ दैट वैल्यू इज मोर देन 50,000। किसी एसएससी को विदाउट कंसिडरेशन मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही उसको प्रॉपर्टी मिली, ओके तो ओनर हो गया, लेकिन पेपर में तो कुछ है ही नहीं। ओके यूज़ कर रहा है, राइट टू यूज़ कर रहा है। ओके अगर उसकी वैल्यू 50,000 के ऊपर गई स्टैम्प ड्यूटी में तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो उन्होंने और एक थोड़ा एक स्लाइडली चेंज किया जिसमें कंसिडरेशन मिलता है, फॉर अ कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन एक्चुअल सेल कंसिडरेशन then the difference amount shall be included in the total income if the differential amount is more than higher of the following। मतलब जिसमें कंसिडरेशन है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कितनी ज़्यादा है वो उन्होंने स्पेसिफिक बताया, 50,000 है एंड 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, पहला था वो 5%, तो उन्होंने अभी वो 10% कर दिया, इतना ही चेंज कर दिया। ओके बाकी मेजर उन्होंने देखो ये सब डिफरेंस डिबेट बहुत सारे होते थे कि अगर डिफरेंस है ही नहीं उतना तो क्यों टैक्सेबल कर रहे हो आप। ओके आप मार्केट एनालिसिस भी देखो ना, कि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सीधा कंसिडर करते हो कि आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कैसा हो गया। आप देखो ना मार्केट में जाके खुद देखो वैल्यूएशन उतना नहीं आ रहा है और आप बोलो कि स्टैम्प ड्यूटी से टैक्सेबल करेंगे, क्यों टैक्सेबल करेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे से गवर्नमेंट में डिबेट कर रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न लाया। ओके तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड कीजिए उनके नॉलेज अपग्रेड करने के लिए। ओके तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में जो इनकम टैक्स में होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। ओके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।